हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं कृष्णा यादव। इस समय हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी, जिसमें एस्ट्रोनॉमी के तहत हमने यूनिवर्स की उत्पत्ति, स्टार्स का जीवन, गैलेक्सीज का अध्ययन कर लिया और पिछले लेक्चर में हमने अपने सूरज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द सन विस्तार पूर्वक पढ़ लिया था। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सौरमंडल, सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सौर मंडल में क्या क्या है। कभी कभी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं, जैसे कि हमारे सौर परिवार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है और क्या नहीं शामिल है। तो अभी मैं एक पेपर देख रहा था किसी वनडे एग्जाम का, जिसमें दिया हुआ था प्लूटो का नाम। तो उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर गए और उन्होंने सोचा कि प्लूटो हमारे सौर मंडल में नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि प्लूटो अब हमारे ग्रहों में नहीं शामिल है, लेकिन वो हमारे सौर मंडल का हिस्सा है। हमारे सौर परिवार में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। तो हमारे सौर मंडल में एक स्टार है जिसको हम सन कहते हैं, और उसके साथ में हमारे 8 प्लैनेट्स हैं और एक प्लैनेट प्लूटो, जो 2006 तक हमारे प्लैनेट में गिना जाता था, उसको अब क्षुद्र ग्रह मान लिया गया है और एक नया ग्रुप बनाया गया है प्लूटोइड टाइप प्लैनेट्स, जिसमें उसे रखा गया है। उसमें 5 ग्रह हैं प्लूटो को मिला करके। तो वो हमारे सौर परिवार का अब भी हिस्सा ही है, लेकिन वो अब ग्रह की संख्या में नहीं गिना जाता है, वो ग्रह नहीं है। तो कौन कौन सी चीजें हैं? एक सन है, 8 प्लैनेट हैं और क्षुद्र ग्रह जैसे कि प्लूटो, और तमाम सारे क्षुद्र ग्रह हैं जो हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की बहुत सारी पेटी है, जिसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं। और हमारे सौरमंडल में उल्काएं शामिल हैं, उल्का पिंड हैं और पुच्छल तारे हैं। ये सभी चीजें मिला करके हमारे सौर परिवार का निर्माण होता है। पिछले लेक्चर में हम सन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पे हम कुछ 2-4 प्रमुख बिंदुओं को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो सन है, उसके कोर का जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारे सन का जो सबसे बाहरी हिस्सा है, जिसको फोटोस्फीयर कहते हैं, उसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और फोटोस्फीयर में कुछ ब्लैक स्पॉट होते हैं जिनको सन स्पॉट कहा जाता है। उन सन स्पॉट का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। हमारे सन में जो एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, वो हाइड्रोजन के नाभिकों के फ्यूजन के द्वारा हीलियम का निर्माण होता है, जिससे अनंत मात्रा में एनर्जी निकलती है। पृथ्वी और सूरज के बीच में कितनी दूरी है? वो एवरेज में पृथ्वी से सूर्य ये लगभग में 14.97 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। औसत में 14.97 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूरज दूर है। और ये दूरी घटती बढ़ती रहती है। वर्ष में एक बार पृथ्वी सूरज के निकट होती है और वर्ष में एक बार पृथ्वी से सूरज अधिकतम दूरी पर होता है। ये 2 सिचुएशन बनती हैं। इसमें सन है और इसके चारों तरफ पृथ्वी का परिक्रमा पथ है। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जब पृथ्वी सूरज से निकटतम होती है, ये दूरी, और फिर घूमते हुए पृथ्वी जो है यहां आ जाती है, जिससे सूरज से उसकी दूरी अधिकतम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है और सूरज उस कक्षा के केंद्र में नहीं है। वैज्ञानिक केपलर ने अपने ग्रहों से संबंधित नियम में यह बताया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। वृत्त और दीर्घ वृत्त में क्या अंतर है? ये जो गोल होता है इसे वृत्त कहते हैं, और जो दीर्घ वृत्त होता है वो इस तरह से चपटा होता है, लंबा होता है। तो ये कक्षा होती है दीर्घ वृत्त, बिल्कुल गोल नहीं होती है। और उन्होंने ये भी बताया कि सूरज इस वृत्त के केंद्र में नहीं होता है, यानी सूरज यहां न होकर के सूरज एक तरफ फोकस पे होता है, यानी एक तरफ किनारे होता है।
इसलिए यहाँ पे दो सिचुएशन बन जाती हैं कि एक बार पृथ्वी निकटतम दूरी पर होती है और एक बार पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होती है। तो जो निकटतम दूरी है वो होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर, 14.70 करोड़ किलोमीटर। और जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है 15.20 करोड़ किलोमीटर। तो ये दो सिचुएशन बन जाती हैं। इन दोनों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो न्यूनतम दूरी है उसको कहा जाता है उपसौर। इसे क्या कहते हैं? उपसौर। इस सिचुएशन को उपसौर, या इसको इंग्लिश में कहते हैं पेरीहीलियन। हीलियन का मतलब है सन, पेरीहीलियन। पेरीहीलियन इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम याद रखेंगे, उपसौर या पेरीहीलियन। और जो अधिकतम दूरी की सिचुएशन बनती है इसको नाम दिया गया है अपहीलियन या अपसौर। अपसौर या अंग्रेजी में से कहते हैं एपीहीलियन। एपीहीलियन। तो फ्रेंड्स, उपसौर की घटना पृथ्वी और सूरज के बीच में न्यूनतम दूरी, अपसौर की घटना पृथ्वी और सूरज के बीच में अधिकतम दूरी को कहा जाता है। ये किस किस तारीख में होती है, इनके निश्चित डेट हैं। जो उपसौर की घटना है वो 3 जनवरी को होती है, 3 जनवरी। ये डेट याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। और जो अपसौर की घटना है वो 4 जुलाई को होती है। ये कब होती है? 3 जनवरी और वो 4। अब इसे कैसे याद रखेंगे? हम कैसे याद रखेंगे कौन सी घटना उपसौर है? तो देखिए, उप जो शब्द होता है वो छोटे के लिए लगाया जाता है। जैसे उपजिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी छोटा होता है, तो जिसमें उप लगा है उपसौर, वो छोटी दूरी है। और जो अप का मतलब होता है ऊपर यानी बड़ा, तो अप जिसमें लगा होता है वो अपसौर है। तो यहाँ पर जो छोटा है उसमें तारीख भी छोटी है, यानी 3 जनवरी, JAN 3 इसमें है। और अपसौर जो वो बड़ी तारीख यानी 4 जुलाई, इसमें 4 अक्षर हैं। तो ये याद करने की एक ट्रिक है कि 3 जनवरी जो होता है वो उपसौर होता है, दूरी छोटी होती है। और 4 जुलाई को दूरी ज्यादा होती है, जिसे अपसौर कहा जाता है। तो उपसौर और अपसौर की घटना वर्ष में एक बार घटित होती है। इस प्रकार से उपसौर और अपसौर की घटना वर्ष में एक बार घटित होती है, क्योंकि एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, जिससे एक बार वो निकटतम और एक बार अधिकतम दूरी पर होती है। सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? ये भी एक कभी कभी कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें निर्भर करता है कि पृथ्वी की सिचुएशन क्या है। अगर उपसौर सिचुएशन में है यानी निकटतम दूरी पर है, तो इसमें लगता है 8.16 मिनट, यानी 8 मिनट 16 सेकेंड। आप इसे ऐसे कह सकते हैं, 8 मिनट और 16 सेकेंड इस सिचुएशन में। और अगर 4 जुलाई की सिचुएशन है यानी पृथ्वी दूर है, तो यहां पे लगता है समय 8 मिनट 20 सेकेंड्स। आप एवरेज में कह सकते हैं कि सूरज से पृथ्वी तक जो प्रकाश के पहुंचने का समय है वो लगभग 8 मिनट है। अगर आप लगभग 8 मिनट कह सकते हैं, जबकि 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है पेरीहीलियन की सिचुएशन में, और 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है एपीहीलियन की सिचुएशन में। आप इसे 500 सेकेंड या 8 मिनट एवरेज में कह सकते हैं। तो सूरज और पृथ्वी के बीच में दूरी का ये हमने संबंध पढ़ लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन ग्रहों के संबंध में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से प्रमुख बिंदु इसमें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अंतरिक्ष में जो दूरियां नापी जाती हैं वो किस पैमाने का प्रयोग करते हैं वहां पे।
इसको भी हम समझ लेते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पृथ्वी पर जब हम कोई स्थान की दूरी नापते हैं तो हम उसमें माइल का प्रयोग करते हैं, मील माइल का प्रयोग करते हैं, या नॉटिकल माइल का प्रयोग करते हैं, नॉटिकल माइल। क्या अंतर है? जो माइल होता है वो धरातल पर दूरी नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो नॉटिकल माइल होता है वो समुद्र में दूरी नापने के लिए नॉटिकल माइल का प्रयोग किया जाता है, और ये 1.8 माइल के बराबर होता है। नॉटिकल माइल जो होता है वो नॉर्मल माइल से 1.8 गुना होता है, यानी 1.8 माइल नॉटिकल माइल होता है। ये तो हमारी पृथ्वी पर है। किलोमीटर का भी प्रयोग करते हैं हम, और छोटे पैमाने भी हैं, प्रमुख पैमाना है। अगर हम अंतरिक्ष में दूरी नापते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले, एक तो है खगोल की इकाई, एक पैमाना है खगोल की इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है ये? अगर हम अपने सौर मंडल में, अपनी गैलेक्सी के सौर मंडल के अंतर्गत हम कोई दूरी नापना चाहें कि सूरज से बृहस्पति कितनी दूर है, या वरुण कितनी दूर है, या फिर हमारे गैलेक्सी में कोई और पिंड है, कोई और ग्रह है, उसकी दूरी क्या है, तो हम उसके लिए खगोल की इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का प्रयोग करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो 8 प्रकाश मिनट होते हैं, यानी कि हमारे सन से पृथ्वी तक जितनी दूरी है उसमें लगभग 8 मिनट लगता है प्रकाश को आने में। तो उसी दूरी को, यानी हमारे सन से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है जिसमें प्रकाश को 8 मिनट लगभग लगते हैं, उसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, और इसी के द्वारा हम दूरियों को इसी संदर्भ में मापते हैं। दूसरी जो इससे बड़ी इकाई है वो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें बहुत लंबी दूरी नापनी होती है अंतरिक्ष में, जैसे एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, तीसरी गैलेक्सी, इतनी लंबी लंबी दूरियों को नापना होता है, तब हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। जहां पे इसका मतलब है एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। प्रकाश अपनी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है, और एक वर्ष में जहां तक पहुंचता है उतनी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा गया है, और इसी को आधार मान करके हम लंबी दूरियों का अंतरिक्ष में मापन करते हैं। तो खगोल की इकाई और प्रकाश वर्ष, और इसी प्रकार से हम धरातल पे माइल और नॉटिकल माइल का प्रयोग भी करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं उनमें हमारे कौन कौन से प्रमुख क्वेश्चंस बनते हैं, उनके विषय में जानते हैं। आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं हटा देता हूं। तो अब हम अध्ययन करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों के विषय में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ग्रह क्या है, ग्रह होने के लिए क्या शर्तें हैं। तो जो ग्रह हैं, प्लैनेट, उनके लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली चीज है कि वो पिंड, वो आकाशीय पिंड जो है वो अपने स्टार का चक्कर लगाना चाहिए। यानी हमारा स्टार क्या है? सन। तो हमारे सोलर सिस्टम का प्लैनेट होने के लिए उस पिंड को हमारे सन का चक्कर लगाना चाहिए। तो सबसे पहली शर्त क्या हो गई? सूर्य की परिक्रमा, रिवोल्यूशन, रिवॉल्व करना चाहिए सूर्य के चारों तरफ। पहली शर्त तो ये है। तो सभी प्लैनेट्स हमारे जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दूसरी चीज है उस पिंड में पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। यानी उस ग्रह में क्या होना चाहिए? पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, पर्याप्त ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा क्यों? पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से वो अपने आसपास के समस्त पदार्थ को अपने तरफ खींच लेगा और एक आकार निर्मित करेगा, एक स्फेरिकल गोल आकार में परिवर्तित हो जाएगा।
और उसकी कक्षा में, यानी जो इसका पथ है, जैसे पृथ्वी है, ये अपने एक कक्षा में सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो उसकी कक्षा में उससे बड़ा कोई भी पिंड नहीं होना चाहिए। यानी उसकी जो कक्षा है वो साफ होनी चाहिए, उसकी कक्षा में उससे बड़ा कोई भी पिंड नहीं होना चाहिए जो उससे प्रभावित न हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कक्षा में कोई अन्य बड़ा पिंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो स्वतंत्र रूप से नहीं होना चाहिए। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ मून है, एक बड़ा पिंड है, आकाशीय पिंड, लेकिन वो पृथ्वी से प्रभावित है और पृथ्वी का ही चक्कर लगाता है, इसीलिए मून जो है वो कक्षा को प्रभावित नहीं करता है। तो तीसरी शर्त क्या हो गई कि उसकी कक्षा में कोई अन्य बड़ा पिंड नहीं होना चाहिए जो उसके प्रभाव में ना हो। चौथी चीज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है कि उसकी जो कक्षा है, यानी उसका जो रिवॉल्विंग पथ है, जो उसका ऑर्बिट है, ऑर्बिट वो किसी अन्य ऑर्बिट को काटना नहीं चाहिए, यानी अन्य ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जैसे कि बृहस्पति अगर अपनी कक्षा में चल रहा है तो इसकी जो कक्षा है वो बिल्कुल अलग पथ होना चाहिए, वो किसी अन्य ग्रह की कक्षा में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जैसे कि इसको आप यहाँ पे एक डायग्राम में समझ लीजिए, ये सन है और ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी इस सूरज के चारों तरफ एक पथ में चल रही है, इसका ऑर्बिट है, और एक दूसरा यहाँ पे प्लेनेट है, तो जो उसका ऑर्बिट होगा वो इसके बाहर बाहर होगा, वो कभी भी पृथ्वी के ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करेगा, यानी उसकी कक्षा में, उसके पथ में नहीं आएगा। जो प्लूटो था, जो यहाँ पे हमारा नंबर 9 पे एक ग्रह था, 2006 तक उसको हम अपने ग्रहों की सूची में गिनते थे। प्लूटो को वो क्या करता था, यहाँ पे नेपच्यून और प्लूटो, तो नेपच्यून की एक कक्षा थी, ये नेपच्यून है, वरुण इसकी कक्षा थी, और प्लूटो की जो कक्षा थी वो यहाँ पे आकर के नेपच्यून की कक्षा को क्रॉस कर जाती थी 2 बार और फिर बाहर हो जाती थी। इस तरह से वो चक्कर लगाता था, यानी वो अपने एक परिक्रमा में, एक बार पूरा चक्कर लगाने में नेपच्यून की कक्षा को 2 बार यहाँ पे काट देता था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नेपच्यून की कक्षा को इसने काट दिया, फिर ये अंदर आ गया और यहाँ पे फिर काट के फिर बाहर हो गया। इस तरह से जो प्लूटो का ऑर्बिट था वो नेपच्यून के ऑर्बिट को काट देता था, इसीलिए 2006 में इसको ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया। तो हमने ये समझ लिया ग्रह होने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त है कि उस पिंड को सूर्य का, यानी अपने स्टार का चक्कर लगाना चाहिए। दूसरी चीज है उसके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए जिससे वो एक गोल आकार ले सके। और तीसरी चीज है उसकी कक्षा में कोई अन्य ऐसा पिंड नहीं आना चाहिए जो उसको प्रभावित करे, बल्कि अगर कोई पिंड है तो वह उसी प्लेनेट के द्वारा प्रभावित होना चाहिए, यानी उसके प्रभाव में होना चाहिए। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि उसके ऑर्बिट किसी अन्य प्लेनेट की ऑर्बिट को काटनी नहीं चाहिए, क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से इन शर्तों को ये सभी 8 ग्रह पूरी करते हैं, इसीलिए इनको हम अपने प्लेनेट सिस्टम में रखते हैं। जबकि प्लूटो इस शर्त को, चौथी शर्त को नहीं पूरा करता है, इसीलिए इसे हम बाहर कर देते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे प्लेनेट सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से ग्रह हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के सबसे निकट है बुध ग्रह यानी मरकरी, उसके बाद है शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स। ये 4 निकट के ग्रह हैं जिनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और 4 दूर के ग्रह हैं बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। ये 8 ग्रहों का सिस्टम है और इसमें मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रहों की पेटी है, यानी यहाँ पर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों की एक पेटी है, पेटी जो सूर्य का चक्कर लगा रही है। ये सब भी सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। इसको क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स की बेल्ट बोलते हैं। एस्टेरॉइड्स जो है यहाँ पर बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं और यहीं पे ये सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस प्रकार से एस्टेरॉइड की बेल्ट ही 2 भागों में आपको डिवाइड कर देती है, 4 ग्रह इधर और 4 ग्रह इधर।
तो इन सब ग्रहों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, डिटेल्स में इनके विषय में जानेंगे। उससे पहले हम कुछ एक दो छोटे छोटी पॉइंट्स जो हैं हमारे सौरमंडल के, उनको क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारी जो क्षुद्र ग्रह की पेटी है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है, इनके विषय में जान लेते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या है। क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स, जो एस्टेरॉइड्स होते हैं उनकी सिचुएशन हमारे सौर मंडल में कहां पे है। ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि इन ग्रहों के बीच में कहां पर क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। तो अभी हमने बताया मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एस्टेरॉइड्स की बेल्ट पाई जाती है। ये क्या है? ये बहुत बड़े बड़े विशालकाय के और कुछ छोटे छोटे आकार के पत्थर हैं और ग्रहों के टुकड़े हैं, मलबा है जो इस बेल्ट में तैर रहा है और ये भी सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। अब एक शब्द और है उल्का। उल्का, उल्का क्या है? जब कभी यहां से कोई एक टुकड़ा पत्थर का पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाता है तो वो यहाँ पे आ जाता है और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। यहाँ पे ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, उसको कहते हैं उल्का। और ये जब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करेगा, मान लेते हैं यहाँ पे पृथ्वी और यहाँ इसका यहाँ तक वातावरण है, तो जैसे ही कोई उल्का पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करेगी तो वो जलने लगेगी, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल काम करेगा और वो उल्का जलने लगेगी। तो उसका नाम हो जाता है, उसे हम कहते हैं उल्कास्म। क्या कहेंगे? उल्कास्म। इसी को हम कहते हैं टूटता तारा। टूटता तारा, आसमान में आपने अक्सर देखा होगा चमकता हुआ कुछ आता है और वो बीच रास्ते में ही गायब हो जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये टूटता हुआ तारा है। वो एक्चुअल में कुछ और नहीं होता है, वो कोई आकाशीय पिंड है, क्षुद्र ग्रह है छोटा सा, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में आ जाता है और जलने लगता है, जिसको कहा जाता है उल्कास्म। और ये जल करके बीच रास्ते में ही खत्म हो जाता है, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है, यहाँ पर ही इंड हो जाता है, उसको टूटता हुआ तारा कहते हैं, उल्कास्म। और यदि वो पिंड, वो पत्थर बड़े आकार का है, जिसे छोटा था, अब कोई बड़े आकार का आ गया तो वो जलने लगता है, लेकिन वो बीच में खत्म नहीं होता है, बल्कि उसका एक छोटा सा पार्ट पृथ्वी पे आकर के गिरता है, उसको कहा जाता है उल्का पिंड। उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड। तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, 6 एस्टेरॉइड्स हैं, ये यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं क्षुद्र ग्रह, पृथ्वी के वातावरण में आ जाते हैं तो उनको हम क्या नाम देते हैं? उल्का। और जब वो जलने लगते हैं और जल करके बीच में ही खत्म हो जाते हैं तो उनको हम उल्कास्म कहते हैं, या फिर उन्हें हम टूटता तारा कहते हैं। अगर वो बड़े आकार का है और जलने के बाद में बीच में खत्म नहीं होगा तो उसका बचा हुआ हिस्सा पृथ्वी पर आकर के टकराता है, तब उस पिंड को क्या कहा जाता है? उल्का पिंड। तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, आप याद रखिएगा। अब हम जान लेते हैं, एक शब्द और आता है पुच्छल तारा। पुच्छल तारा, या इसको कहा जाता है धूमकेतु। पुच्छल तारा या धूमकेतु क्या है? तो ये भी वही चीज है, इसकी अलग सिचुएशन है। जैसे कि कोई आकाशीय पिंड यहां से निकला और वो सूरज की तरफ, सूरज के आकर्षण क्षेत्र में आ गया, जैसे यहां आ गया, वो सूरज के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। वो बड़े आकार का एक पिंड है जो बर्फीला है, क्योंकि यहाँ ठंडा क्षेत्र है, इस ठंडे क्षेत्र से वो सूरज की तरफ मूव करता है, तो उस पे बर्फ और गैसें सब जमी रहते हैं। यहाँ पे तमाम गैसें जो है जमी रहती हैं और धूल कण इस पे होते हैं। और ये जब सूरज के निकट आता है, जैसे कि ये सूरज है और यहाँ पे वो आ गया और इधर की तरफ वो चल रहा है, तो जब सूरज की गर्मी के क्षेत्र में आएगा जहाँ पे अत्यधिक टेम्परेचर है, तो ये बर्न होने लगेगा, ये जलने लगेगा। और इस पे जो ये सब धूल और गैसें जो जमी है बर्फ के रूप में, ये सभी गैसें जलती हुई पीछे की तरफ ऐसे भागने लगेंगी, क्योंकि इसकी दिशा चलने की क्या है? इधर को है। ये सूरज की तरफ चल रहा है तो इसकी पूंछ जो है वो इधर की तरफ दिखाई पड़ेगी। ये पूंछ किस चीज से निर्मित है?
वही गैसेज और धूल और बर्फ जो जलने लगी है वो पीछे की तरफ भागती हुई नजर आएगी, जिससे ये एक पूंछ वाला तारा जैसा दिखाई पड़ेगा और इसे हम क्या कहेंगे, पुच्छल तारा या धूमकेतु। तो कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पुच्छल तारा होता है उसकी जो पूंछ की दिशा है वो किधर होगी, तो सूरज के विपरीत दिशा में होगी, क्योंकि वो सूरज की तरफ बढ़ रहा है और उसके जो धुएं और गैस है वो पीछे की तरफ निकलेंगी, उसके विपरीत दिशा में उसकी पूंछ दिखाई पड़ेगी। तो इसे कहते हैं पुच्छल तारा। इस प्रकार से क्षुद्र ग्रह, उल्का, उल्का पिंड, उल्कास्म, टूटता तारा और पुच्छल तारा या धूमकेतु, इसको आपने स्पष्ट रूप से जान लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे हमारे सोलर सिस्टम में, और अभी हम इसको डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनके विषय में डिटेल्स में जानकारी जानेंगे, जहां से अत्यधिक मात्रा में क्वेश्चंस भी बनते हैं, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो आज हम यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।